Hello everyone. Let's we start our topic form of business organization. ठीक है. In previous video we have already there are the three type of form of organization: private enterprises, public enterprises and joint sector. First आपका private sector है. प्राइवेट सेक्टर में कहता है फाइव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी 5 टाइप के बिजनेस आते हैं प्राइवेट सेक्टर में, जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप. इट मीन सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग, उसकी फीचर्स, उसकी मेरिट्स, उसकी डीमेरिट्स. ओके, टुडे आवर सेकंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, या इसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी बोलते हैं. आज का टॉपिक हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है. आज की वीडियो कंप्लीट होने के बाद बच्चे इसको अच्छे से एक बार वॉच करें, उसके बाद इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं. मंडे को हम दोनों टॉपिक्स की जितने भी डाउट्स है बच्चों के, उनकी एक लाइव क्लास कंडक्ट कर लेते हैं, ताकि बच्चे मेरे से लाइव क्लास में इसके जो भी डाउट्स है वो डिस्कस कर सकें. तो 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे. प्राइवेट सेक्टर के फॉर्म ऑफ बिजनेस में 5 आते हैं. 5 में ज्वाइंट सोल प्रोप्राइटरशिप और सेकंड आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये मैं आज आपको कंप्लीट करा देती हूँ. ओके बच्चों, आप लोगों ने पहले से ही सुन रखा होगा कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या होती है, या ज्वाइंट फैमिली का नाम तो आई थिंक मैं पहली बार आप लोगों को नहीं बता रही हूँगी. आप सबको पता होगा ज्वाइंट फैमिली क्या होती है. ठीक है, आप में से खुद बच्चे ये सोचे कि किन किन की फैमिली ज्वाइंट फैमिली है. भाई ज्वाइंट फैमिली वो फैमिली होती है, ठीक है, जिसमें 2 मेल मेंबर्स एक साथ रहते हैं. ठीक है, जैसे आपकी फैमिली है, आपके मम्मी पापा के साथ उनके मम्मी पापा यानी आपके दादा दादी भी साथ रह रहे हैं. ठीक है, चाचा चाची भी साथ रह रहे हैं, ताऊ जी ताया भी साथ रह रहे हैं. तो वो सारी की सारी जो फैमिली होती है बेटा, वो ज्वाइंट फैमिली होती है. ठीक है, हमारे इंडिया में पहले ज्वाइंट फैमिली मोस्टली जो फैमिलीज होती थी वो ज्वाइंट फैमिली होती थी. लेकिन आजकल क्या हो गया कि लोग ज्वाइंट फैमिली को इतना लाइक नहीं करते. सो फैमिली में फ्रैक्शंस आने लगे. सब लोग अपनी एक सेपरेट फैमिली मतलब अपनी सेपरेट फैमिली बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए सब बच्चों ने अपनी एक सेपरेट फैमिली क्या कर ली है, बना ली है. तो कहीं ना कहीं ज्वाइंट फैमिली क्या हो गई है, कम हो गई है. न्यूक्लियर फैमिली क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है आज की तारीख में. लेकिन पहले अगर आप लोग देखोगे तो ज्वाइंट फैमिली ही होती थी सबकी. तो जिस फैमिली में 2 मेल मेंबर एक साथ रहते हैं, ठीक है, तो उस फैमिली को ही ज्वाइंट फैमिली कहा जाता है. बट मेरा टॉपिक ज्वाइंट फैमिली का नहीं है. हमारा आज का जो टॉपिक है वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है. ठीक है, तो कहते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. कहते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मीन्स दैट बिजनेस विच इज रन बाय द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली. कहते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मीन्स दैट बिजनेस विच इज रन बाय द फैमिली मेंबर्स, ऐसे भी कह सकते हो. लेकिन जब आप हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 बना था और उस एक्ट के अकॉर्डिंग ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को डिफाइन किया गया था, तब ये डेफिनेशन दी गई थी कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज दैट बिजनेस विच इज रन बाय द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली. विच इज रन बाय द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली. जो फैमिली के मेल मेंबर्स के द्वारा जो बिजनेस रन किया जाता है, उस बिजनेस को ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहा जाता है. और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का एक दूसरा नाम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता है. जैसे आपका कंपनीज एक्ट होता है, ठीक है, और पार्टनरशिप एक्ट है, तो ऐसे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का अपना कोई एक्ट तो नहीं है, लेकिन एक हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू लॉ है 1956. जैसे मुस्लिम लॉ था, ऐसे ही हिंदू लॉ है 1956 के अकॉर्डिंग. हिंदू लॉ जो टर्म्स कंडीशन बताता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, वो सब टर्म्स कंडीशन हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. उस टाइम हिंदू लॉ में एक चीज बताई गई थी कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को सिर्फ फैमिली के मेल मेंबर्स ही रन कर सकते हैं, फीमेल मेंबर्स रन नहीं कर सकती. सो ये डेफिनेशन उसी टाइम के अकॉर्डिंग मैंने आपको डिफाइन की है. बट आज के सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की डेफिनेशन बच्चे चेंज हो गई है. ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मीन्स दैट बिजनेस विच इज रन बाय द फैमिली मेंबर्स, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, कोई भी रन कर सकता है. कोई जरूरी नहीं है कि मेल मेंबर ही उसको रन करे. क्यों? क्योंकि
दिसंबर 2004 सेक्शन 6 में ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या गया था, अमेंडमेंट हुई थी। कुछ क्या अमेंडमेंट हुई थी कि जितना मेल को राइट होता है उतना ही फीमेल को भी राइट्स होगा। और बेटा इस अमेंडमेंट के बाद इसकी डेफिनेशन में भी चेंज आ गया कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वो बिजनेस होता है जो फैमिली मेंबर्स के थ्रू रन किया जाता है, चाहे वो मेल मेंबर है चाहे वो फीमेल, कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे ओल्ड डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें मेल मेंबर्स के थ्रू रन किया जाता है। कोई भी डेफिनेशन दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दोनों ही डेफिनेशन करेक्ट मानी जाती है। बाकी अगर करंट की देते हैं तो ज़्यादा सही डेफिनेशन यानी ज़्यादा अप्रोप्रिएट डेफिनेशन मैं कहूँगी वो है, ठीक है। बाकी कोई पुरानी डेफिनेशन भी बोलता है, ठीक है, तो भी वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आता है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए कौन कौन सी 2 कंडीशन होना जरूरी है। भाई जब हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं तो हमारे लिए कौन सी 2 कंडीशंस होना मैंडेटरी है। फर्स्ट कंडीशन होता है मिनिमम 2 मेल मेंबर्स प्रेजेंट इन फैमिली। कहते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को सेटअप करने के लिए हमारी फैमिली में मिनिमम 2 मेल मेंबर्स का होना मैंडेटरी है। अगर हमारी ज्वाइंट हिंदू फैमिली में सिर्फ 1 मेल मेंबर है, ठीक है, तो वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं माना जाएगा, उसको न्यूक्लियर बिजनेस माना जाएगा, ठीक है। तो कम से कम 2 मेल मेंबर का होना मैंडेटरी है। एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और कहता हूं उन दोनों मेल मेंबर्स के पास उनकी कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होना भी जरूरी है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब होता है पूर्वजों की संपत्ति, ठीक है। आपके दादा परदादा से जो संपत्ति जो प्रॉपर्टी उनको मिली हुई है उस प्रॉपर्टी के बिहाफ पर ही वो अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो उन दोनों मेल मेंबर्स के पास पूर्वजों की प्रॉपर्टी होना भी जरूरी है। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल हो रही है देन वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती है इट मीन्स इट इज नॉट ए ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्लियर, ठीक है। उसके बाद आता है देयर आर द 2 सिस्टम परवेलिंग इन इंडिया। कहता है हमारे ऑल ओवर इंडिया में 2 सिस्टम्स परवेलिंग है। एक मिताक्षरा होता है और एक क्या होता है आपका, एक दया भाग दे रखा है और एक क्या दे रखा है, मिताक्षरा। कहता है दया भाग, बड़े अच्छे से ध्यान से समझना, दया भाग सिस्टम वो सिस्टम होता है जो वेस्ट बंगाल में क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, ठीक है। दया भाग जो सिस्टम है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में वेस्ट बंगाल में ही क्या होता है, यूज यानी एप्लीकेबल होता है। और इसमें क्या होता है, जब तक इस सिस्टम में फादर की डेथ नहीं हो जाती है तब तक, जब तक फादर की डेथ नहीं हो जाती है तब तक मेल या फीमेल दोनों का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं होता है, ठीक है। हालांकि जब बुक से आप देखोगे तो बुक में लिखा हुआ है कि दया भाग सिस्टम वो सिस्टम होता है जो वेस्ट बंगाल में यूज किया जाता है। और इस सिस्टम में क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों का ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी होती है उसमें इक्वल राइट्स होता है। बट इक्वल राइट्स तो होता है दोनों का, लेकिन बच्चे जब तक फादर की डेथ नहीं होती है तब तक, ठीक है, मेल या फीमेल का उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं है। और आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, ठीक है, द मेल एंड फीमेल इज आल्सो टेक द शेयर ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इट मीन्स दया भाग में जब फादर की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का शेयर जो भी फैमिली में मेल या फीमेल होती है उन सबको ऑटोमेटिक मिल जाता है। मिताक्षरा जो सिस्टम है वो वेस्ट बंगाल को छोड़ के बाकी ऑल ओवर इंडिया में क्या होता है, यूज होता है या परवेलिंग है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में वेस्ट बंगाल को छोड़ के बाकी ऑल ओवर इंडिया में मिताक्षरा सिस्टम क्या है, परवेलिंग है। हम सब भी मिताक्षरा सिस्टम के अंदर ही आते हैं। मिताक्षरा सिस्टम में क्या होता है कि जैसे ही हमारा बर्थ होता है वैसे ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हमारा राइट हो जाता है। पहले तो क्या था, 2004 से पहले एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ओनली और ओनली मेल का ही राइट्स होता था, फीमेल का कोई राइट्स नहीं होता था। बट 2004 में जब हिंदू सक्सेशन एक्ट में कुछ अमेंडमेंट हुई देन उस केस में जैसे ही हमारा बर्थ होता है
तो मेल और फीमेल दोनों का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स हो जाता है। तो आपको आज, तो आप लोगों को तो आज की सिनेरियो की बात बोलनी है कि जैसे ही बाय बर्थ, ठीक है, मेल एंड फीमेल इज आल्सो गेट द इक्वल शेयर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इन मिताक्षरा सिस्टम। और हमारे यहाँ पर भी मिताक्षरा सिस्टम परवेलिंग है। तो जैसे ही हमारा बर्थ होता है, ठीक है, हमारी जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जितना बच्चे आपका शेयर है उतना ही आपके ब्रदर का शेयर है, दोनों का इक्वल उस प्रॉपर्टी में शेयर होता है। तो ये दो सिस्टम आपके यहाँ पर परवेलिंग है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, दया भाग एंड मिताक्षरा। आई थिंक मेरे हिसाब से दोनों ही क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। दोनों में थोड़ी अमेंडमेंट है, पुराना भी मैंने आप लोगों को बताया, नया, लेकिन बच्चों को नया याद रखना है क्योंकि पुरानी चीजें जो चेंज हो जाती है वो सिर्फ एक नॉलेज के लिए बताई है, बट नया आप लोगों को लिखना होता है। जो भी कुछ अमेंडमेंट होके आया है वो जरूर याद होना चाहिए। अब आप लोगों को पता है कि भाई आपके फादर की जो भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी में आप अगर दो भाई है तो दोनों का इक्वल राइट है, एक बहन है एक भाई है तो दोनों का। फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, फादर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है जिसको फादर ने खुद परचेज किया है अपनी इनकम से, उसमें फादर का राइट है कि वो किसी भी एक बच्चे को भी वो प्रॉपर्टी दे सकता है। बट जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें फादर अगर ये चाहे कि सारी प्रॉपर्टी में से मैं कोई एक सारी प्रॉपर्टी किसी एक बच्चे को दे दूं, देन आप कोर्ट में क्लेम करके या केस करके भी आप अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपना राइट से ले सकते हो। बट एक फादर की पर्सनल प्रॉपर्टी पे आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि बाय बर्थ होते ही मिताक्षरा सिस्टम ये कहता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ही राइट होगा, फादर की पर्सनल प्रॉपर्टी में आपका कोई राइट नहीं है, ठीक है। पर्सनल प्रॉपर्टी का मतलब जो फादर ने अपनी खुद की इनकम से जनरेट की है प्रॉपर्टी, वो फादर की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। लेकिन जो प्रॉपर्टी फादर को अपने फादर से मिली है, ठीक है, उसके फादर को उसके फादर से मिली है बच्चों, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में सबका इक्वल राइट्स होता है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। ओके, तो हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में दो सिस्टम परवेलिंग है, दया भाग एंड मिताक्षरा, ठीक है। इसमें जैसे ही आपका बर्थ होता है वैसे ही आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आप क्या बन जाते हो, पार्टिसिपेट कर लेते हो। और दया भाग में जब तक फादर की डेथ नहीं होती है तब तक मेल या फीमेल दोनों का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई राइट ही नहीं है। सो ये था हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मीनिंग। उसके बाद उसकी दो कंडीशंस और उसके बाद आता है कि दो कौन कौन से सिस्टम हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में परवेलिंग है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी द फीचर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या क्या फीचर्स फॉलो करता है। द फर्स्ट फीचर विल बी मेंबरशिप बाय बर्थ। मेंबरशिप बाय बर्थ में कहता है कि जैसे ही आप बोर्न होते हो वैसे ही आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आप क्या बन जाते हो, मेंबर बन जाते हो। यू हैव नो नीड टू टेक द परमिशन फ्रॉम द कर्ता, यू हैव नो नीड टू टेक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर टेकिंग द मेंबरशिप ऑफ फैमिली बिजनेस। जैसे ही आप बोर्न होते हो वैसे ही ऑटोमेटिक आप ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर बन जाते हो। सो मेंबरशिप बाय बर्थ का मतलब जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वैसे ही वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का ऑटोमेटिक मेंबर बन जाता है। उसको मेंबर बनने के लिए किसी टाइप की कोई लीगल फॉर्मेलिटी, किसी टाइप का कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सेकेंड फीचर विल बी मैनेजमेंट। ध्यान से सुनना, कहते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मैनेजमेंट जो हेड मेंबर ऑफ द फैमिली होता है, जिसको कर्ता कहा जाता है, वो करता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के ऑल ओवर डिसीजंस, ऑल ओवर मैनेजमेंट, पूरे बिजनेस की कंट्रोलिंग पावर हेड मेंबर ऑफ द फैमिली विच इज कॉल्ड कर्ता, वो करता है पूरा का पूरा मैनेजमेंट। सारे डिसीजंस भी वो लेता है। बाकी अदर जो मेल मेंबर्स हैं वो कर्ता के डिसीजंस को सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। वो कर्ता के डिसीजन में किसी टाइप का कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। जैसा कर्ता इंस्ट्रक्शन देता है, जैसा कर्ता ऑर्डर देता है, ऑल मेंबर्स क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। सो कहता है मैनेजमेंट कंट्रोलिंग पावर इज आल्सो हेल्ड बाय द हेड मेंबर ऑफ द फैमिली विच इज कॉल्ड द कर्ता। पूरा का पूरा मैनेजमेंट, ठीक है, कौन करता है, कर्ता करता है। और कर्ता कौन होता है, हेड मेंबर ऑफ द फैमिली।
उसके बाद आता है नंबर ऑफ मेंबर्स, कि ज्वाइंट इंदू फैमिली बिजनेस में कितने मेंबर होना जरूरी है। बेटा ये इसकी कंडीशन में भी लिखा हुआ है ऑलरेडी कि इन ज्वाइंट इंदू फैमिली बिजनेस इट हैव मैंडेटरी 2 मेल मेंबर्स। ठीक है, मिनिमम की तो लिमिट है कि कम से कम ज्वाइंट इंदू फैमिली बिजनेस में 2 मेल मेंबर्स का होना मैंडेटरी है, लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 मेल मेंबर्स का होना मैंडेटरी है। ओके, देन द फोर्थ फीचर विल बी लायबिलिटी। लायबिलिटी का पॉइंट भी बड़ा अच्छा है बच्चे, बड़े ध्यान से समझो। कहता है इन ज्वाइंट इंदू फैमिली बिजनेस द लायबिलिटी ऑफ द कर्ता which is the head member of the family have unlimited liability, but the all other family members have limited liability. Again repeat, कहते हैं ज्वाइंट इंदू फैमिली बिजनेस का जो हेड मेंबर है, जिसको हम कर्ता कहते हैं, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब उसके लॉस को बियर करने की कोई लिमिट फिक्स नहीं होती है। समटाइम अगर बिजनेस बहुत लार्ज स्केल का लॉस फेस करता है तो उस केस में कर्ता अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके भी उस लॉस को क्या करेगा, बियर करेगा। बट जो अदर फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इट मीन्स वो एक लिमिट तक का ही लॉस बियर करेंगे। ठीक है, और लिमिट का मतलब उनके हिस्से में जितना लॉस आता है उतनी ही लिमिट का वो लॉस बियर करेंगे, उससे ज्यादा का लॉस वो बियर नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन कर्ता मोस्ट सारे डिसीजन वो लेता है, पूरी मैनेजमेंट करने की पावर उसके पास है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट का शेयर भी कर्ता लेता है, इसलिए कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और अदर मेल मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब जिसके लॉस को बियर करने की लिमिट फिक्स नहीं होती। जहां लॉस को बियर करने के लिए पर्सन अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल कर सकता है, तो उस टाइम उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड मानी जाती है। ठीक है, तो कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड, अदर मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैव लिमिटेड लायबिलिटी। ओके, द नेक्स्ट फीचर विल बी माइनर मेंबर्स। क्या ज्वाइंट इंदू फैमिली बिजनेस में एक माइनर भी मेंबर हो सकता है? तो सबसे पहले आप लोगों को माइनर का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। कहता माइनर मेंबर वो मेंबर होता है जिसकी एज लेस देन 18 ईयर होती है। जिस पर्सन की एज लेस देन 18 ईयर होती है उस पर्सन को माइनर मेंबर कहा जाता है। क्या ज्वाइंट इंदू फैमिली बिजनेस में एक माइनर भी मेंबर हो सकता है? यस। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका बर्थ हुआ वैसे ही आप मेंबर बन गए, तो डेफिनेटली एक माइनर भी क्या हो सकता है, इसमें मेंबर बन सकता है। ठीक है, क्योंकि ज्वाइंट इंदू फैमिली बिजनेस में बाय बर्थ ही आपको मेंबरशिप मिल जाती है, तो ऑब्वियस बात है एक माइनर भी ज्वाइंट इंदू फैमिली बिजनेस में मेंबर बन सकता है। ही इज आल्सो टेक पार्ट इन प्रॉफिट, ही इज आल्सो टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। ठीक है, तो माइनर को भी हम क्या बना सकते हैं, मेंबर बना सकते हैं। 6th फीचर विल बी राइट्स। कहता है इन ज्वाइंट इंदू फैमिली बिजनेस में ऑल फैमिली मेंबर्स को राइट है बुक्स का इंस्पेक्शन करने का, अपने प्रॉफिट का शेयर ऑब्टेन करने का। ठीक है, और अगर कर्ता ने उनका शेयर प्रॉपर उन्हें अवेलेबल नहीं कराया तो वो कर्ता के अगेंस्ट में लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। इट मीन्स इन ज्वाइंट इंदू फैमिली बिजनेस में सभी मेल मेंबर्स को, ठीक है, राइट है अपने प्रॉफिट का शेयर लेने का, ठीक है, फर्म की बुक्स को इंस्पेक्शन करने का, चेक करने का, और अगर टाइमली उनका शेयर कर्ता ने अवेलेबल नहीं कराया देन वो कर्ता के अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेने का भी उनको राइट्स होता है। ओके, देन नेक्स्ट फीचर विल बी रजिस्ट्रेशन। देखो बच्चों, ज्वाइंट इंदू फैमिली बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है, ना ही हम ज्वाइंट इंदू फैमिली बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और बेटा जिस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नहीं होता उस बिजनेस की कोई अपनी सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती है, और जहाँ सेपरेट बिजनेस की अपनी आइडेंटिटी नहीं होगी वहाँ ओनर और बिजनेस दोनों सेम पर्सन माने जाते हैं। ठीक है, और सेम पर्सन माने जाएंगे तो वहाँ ओनर की लायबिलिटी भी कैसी रहेगी, अनलिमिटेड।
Same point is also discussed in our sole proprietorship. Because in sole proprietorship बिजनेस का भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है. सो वहां पर भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की अपनी कोई आइडेंटिटी मार्केट में नहीं है, एक पहचान नहीं है. क्यों? क्योंकि बिजनेस की पहचान बच्चों तब बनती है जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है. रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसकी एक लीगल आइडेंटिटी मार्केट में क्रिएट हो जाती है. लेकिन जब तक बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नहीं होता तब तक उसकी अपनी लीगल आइडेंटिटी मार्केट में क्रिएट नहीं होती है. दूसरी बात, जब लीगल आइडेंटिटी नहीं है तो इट मीन्स बिजनेस और ओनर बोथ विल बी द सेम पर्सन, दोनों सेम पर्सन है. बिजनेस ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया देन द ओनर इज आल्सो लायबल फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन अगर ओनर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है देन बिजनेस इज आल्सो लायबल फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज बोथ विल बी द सेम पर्सन, दोनों सेपरेट सेपरेट नहीं है. बट अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी में कंपनीज एक्ट 1956, अब तो करंट का एक्ट आ गया 2013 के अकॉर्डिंग, उसका रजिस्ट्रेशन कराना क्या होता है, मैंडेटरी है. जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है वैसे ही कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है कंपनी की. और कंपनी की जब एक लीगल आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है तो कंपनी के नाम से लोग जानते हैं. तब ओनर और कंपनी दोनों सेम नहीं माने जाते, दोनों सेपरेट सेपरेट पर्सन माने जाते हैं. कंपनी अगर कोई डील या कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसके लिए कंपनी लाइबल होगी, ओनर लाइबल नहीं होगा. ठीक है. बट इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, ना ये बिजनेस रजिस्टर्ड होता है, इसलिए यहाँ पर ओनर और बिजनेस दोनों क्या होते हैं, सेम पर्सन है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट पर्सन नहीं है. 8 फीचर्स विल बी परपेचुअलिटी. बेटा परपेचुअलिटी को आप कॉन्टिन्यूटी भी कह सकते हैं. परपेचुअलिटी को आप क्या कह सकते हो, कॉन्टिन्यूटी. कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में अगर इसके ओनर की डेथ हो जाती है then there is no effect of the business. The business is also continuous run because the next elder member of the family is also become the head. ठीक है. And he also become the कर्ता. He is also take all the decision of the business. ठीक है. तो बिजनेस कंटिन्यूटी में क्या होता रहता है, चलता रहता है. कहता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कंटिन्यूटी रहती है, क्योंकि अगर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के हेड मेंबर, जिसको हम कर्ता कहते हैं, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उसका बाकी फैमिली मेंबर्स पे या बिजनेस पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं अराइज होता, क्योंकि फैमिली का जो नेक्स्ट एल्डर मेंबर होता है वो क्या बन जाता है, हेड कर्ता बन जाता है. ठीक है. या वो बिजनेस का हेड मेंबर बन जाता है, जिसको हम कर्ता कहते हैं. बिजनेस फिर कंटिन्यूटी में चल गए. अगर हमारे फिर दोबारा सेकंड हेड की भी मान लो इंसॉल्वेंट हो गया, डेथ हो गया, कुछ भी XYZ प्रॉब्लम अराइज हो गई, तो फिर फैमिली का जो नेक्स्ट एल्डर मेंबर होता है वो कर्ता बन जाता है. तो कंटिन्यूटी में हमारा बिजनेस चलता रहता है. सो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कंटिन्यूटी की फीचर है, यानी ऑनर की डेथ होने पर हम बिजनेस को वाइंड अप नहीं करते. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ओके. तो आई थिंक मेरे हिसाब से सभी बच्चों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है क्या. पहले तो ज्वाइंट फैमिली जहाँ सारे फैमिली मेंबर्स इकट्ठे रहते हैं, 2 मेल मेंबर्स जहाँ इकट्ठे रहते हैं तो वो ज्वाइंट फैमिली है. ठीक है. उसके बाद आता है कि भाई जहाँ पर भी ज्वाइंट फैमिली में अगर ज्वाइंट फैमिली के मेंबर्स आप बिजनेस को रन कर रहे हैं मिलकर तो उस बिजनेस को ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहा जाता है. उसके बाद बच्चे 2 कंडीशंस, उसके 2 सिस्टम्स. ठीक है. ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात बता रखी है और ये थी उसकी फीचर्स. ठीक है. किसी भी टाइप का आप लोगों को ये वीडियो वॉच करने के बाद अगर कोई डाउट आता है, ठीक है, तो प्लीज़ आप अपने डाउट्स, ठीक है, मैसेज के थ्रू भी मेरे पास शेयर कर सकते हो या फिर लाइव क्लास में भी आप अपने शेयर कर सकते हो. मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी स्टूडेंट से कि जब भी मैं लाइव क्लास लेती हूँ तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास को ज्वाइन करें. ठीक है. जिन बच्चों को भी केस स्टडी में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, केस स्टडी कभी भी वीडियो के थ्रू डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो मैक्सिमम बच्चे लाइव क्लास को ज्वाइन करें अगर जिनको केस सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो. ठीक है. क्योंकि केस सोल्व करने के मेथड्स, तरीके हम लाइव क्लास में ही डिस्कस करते हैं. सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्लीज ज्वाइन लाइव क्लास. ओके. थैंक यू स्टूडेंट्स.